हेलो एस्पिरेंट्स, कैसे हैं आप सब। यहाँ पे हमने मिडाइवल हिस्ट्री की सीरीज स्टार्ट की है, जिसमें सबसे पहले तो हमने 4 लेक्चर अब तक कंप्लीट कर लिए हैं और सीरीज में आज हमारा 5th लेक्चर है। 4th लेक्चर में हमने क्या देखा था उसका जल्दी से रिवीजन कर लेते हैं। हमने यहाँ पे जो दिल्ली सल्तनत है स्टार्ट किया था, उसमें मैंने आपको मामलुक डायनेस्टी पूरी पढ़ाई थी, जिसमें सबसे पहले तो हमने कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में पढ़ा था, फिर इल्तुतमिश, रज़िया सुल्तान, नसीरुद्दीन मोहम्मद और उसके बाद गियासुद्दीन बलबन के बारे में हमने पढ़ा। राइट। जो आज का हमारा टारगेट है वो है यहाँ पे देखिए खिलजी डायनेस्टी, और इसके बाद हम यहाँ पे तुगलक डायनेस्टी को देखेंगे। ऑलराइट। जो बच्चे यहाँ पे चैनल पे नए हैं, चैनल की प्लेलिस्ट में जाके चैप्टर वाइज, मतलब यहाँ पे सब्जेक्ट वाइज मैंने लिस्ट बनाई है क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में, यहाँ पे आप इसे चेकआउट कर सकते हो और लेक्चर्स को देख सकते हो। इसके साथ अगर आपको इस लेक्चर की या फिर प्रीवियस लेक्चर्स की PDF डाउनलोड करनी है तो इसका लिंक मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगी कमेंट सेक्शन बॉक्स में, वहाँ से आप इसे चेकआउट कर सकते हो और डाउनलोड कर सकते हो। तो अब हम लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले टेरिटोरियल एक्सटेंट देख लीजिए दिल्ली सल्तनत का। मामलुक डायनेस्टी का जो हमने प्रीवियस लेक्चर में देखा है वो कैसे रहा था। मोटे मोटे तौर पे इस टाइम पीरियड में, यानी कि 1206 से लेके 1290 कॉमन एरा का टाइम पीरियड है, और ये यहाँ पे जो ग्रीन कलर में आपको दिख रहा है ये आपको टेरिटोरियल एक्सटेंट दिख जाएगा मामलुक डायनेस्टी का। इसके बाद यहाँ पे खिलजी डायनेस्टी आएगी जो आज हम यहाँ पे देखने वाले हैं, और तुगलक डायनेस्टी ऑफ कोर्स। तो इसका टाइम पीरियड यहाँ पे देख लीजिए 1290 से 1320 के बीच। यहाँ पे ये जो डार्क ग्रीन कलर में आपको टेरिटरी दिख रही है ये है इसकी खिलजी डायनेस्टी की टेरिटोरियल एक्सटेंट। इसके बाद यहाँ पे तुगलक डायनेस्टी आएगी, जिसका यहाँ पे टेरिटोरियल एक्सटेंट आप यहाँ पे इस तरह से देख सकते हैं। इसके बाद लोधी डायनेस्टी 1451 से लेके 1526 तक रहेगी, और बहुत ही कम इनका यहाँ पे टेरिटोरियल एक्सटेंट रहेगा। तो हम अब यहाँ पे क्रोनोलॉजी वाइज स्टोरी वाइज सारी चीज़ों को धीरे धीरे समझेंगे। ऑलराइट। अगर आपको कोई क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। आई विल ट्राई माई बेस्ट टू सॉल्व दोस क्वेरीज। और अगर आपको मेरा काम पसंद आता है तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल, आपके दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, जिससे मेरा भी मोटिवेशन बढ़े। तो चलिए अभी हम लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। देखिए, जब मैं खिलजी डायनेस्टी की बात करती हूँ तो खिलजी डायनेस्टी यहाँ पे सक्सेसफुल हुई है, इसने सक्सीड किया है। किससे सक्सीड किया है? मामलुक डायनेस्टी को। मामलुक डायनेस्टी को हम क्या कहते हैं? स्लेव डायनेस्टी भी कहते हैं। और एक कीवर्ड मैंने इसके रिलेटेड यूज किया था, अगर आपको याद है, इबारी। याद है आपको? ऑलराइट। अब यहाँ पे देखिए 1290 कॉमन एरा का ये टाइम पीरियड चल रहा है। खिलजी डायनेस्टी का यहाँ पे सिग्निफिकेंस क्या है वो समझिए। देखिए, इसे खालजी भी लिख सकते हैं, आप बोल सकते हैं, या फिर खिलजी भी लिख सकते हैं और बोल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। सिग्निफिकेंस में सबसे पहली बात ये है कि यहाँ पे खिलजी डायनेस्टी ने जो टर्किश नोबेल्स की मोनोपोली चल रही थी इतने सालों से, उसे एंड पहुंचाया, यहाँ पे एंड किया है। समझ में आया? ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। दूसरी बात ये है, इन्होंने यहाँ पे टर्को और अफगान नोबल्स को साथ लाया है। इसके साथ यहाँ पे देखिए मोहम्मद बिन तुगलक आएंगे। इनके पहले अगर हम मैक्सिमम टेरिटोरियल एक्सपांशन देखते हैं तो खालजी डायनेस्टी में या फिर खिलजी डायनेस्टी में भी इसी डायनेस्टी में देखा जाता है। इसके साथ यहाँ पे ना बहुत सारे मंगोल इन्वेजन्स भी होंगे। इसे रेजिस्ट करने का काम भी खिलजी डायनेस्टी ने किया है। मंगोल इन्वेजन के ऊपर UPSC ने क्वेश्चन पूछा था यहाँ पे, तो हम इसे अच्छे से करेंगे। इसके बाद हम देखते हैं कि बहुत सारे मेजर एडमिनिस्ट्रेटिव, मिलिट्री, रेवेन्यू और मार्केट रिफॉर्म्स खिलजी डायनेस्टी के द्वारा लिए गए थे, और ये किस तरह से लिए गए हैं और कौन से सुल्तान ने लिए हैं वो भी मैं आपको समझाऊंगी। पर सबसे पहले हम यहाँ पे खिलजी डायनेस्टी में जितने भी इंपॉर्टेंट सुल्तान्स रहे हैं इनका एक ओवरव्यू ले लेते हैं, यानी कि पिक्चर और अच्छी क्लियर हो जाएगी। तो इसमें सबसे पहले तो आते हैं जलालुद्दीन खिलजी, जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो इनका टाइम पीरियड होगा 1290 से लेकर 1296 का, यानी कि मोटे मोटे तौर पे 6 साल का इनका रेन रहा है। इसके बाद अलाउद्दीन खिलजी आएंगे, जो कि रहेंगे 1296 से लेकर 1316 तक। इसके बाद यहाँ पे शहाबुद्दीन उमर आएंगे, बहुत ही कम टाइम पीरियड के लिए, ब्रीफ टाइम पीरियड के लिए ये आए थे। उसके बाद कुतुबुद्दीन ऐबक शाह, जो कि है 1316 से लेकर 1320 कॉमन एरा तक। अब सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं जलालुद्दीन खिलजी के बारे में। इनका टाइम पीरियड है 1290 से लेकर 1296 का। ये फाउंडर है हमारे खिलजी डायनेस्टी के लिए, इसलिए ये इंपॉर्टेंट बन जाते हैं। इनकी एज 70 साल थी जब ये सुल्तान बने थे। समझ में आया? और इन्होंने यहाँ पे टर्किश नोबल को डिफीट किया है। इनका बहुत ज़्यादा अपोजिशन था। टर्किश नोबल को बिल्कुल जलालुद्दीन खिलजी पसंद नहीं थे, ये नहीं चाहते थे कि ये थ्रोन पे बैठे, लेकिन फिर भी यहाँ पे जलालुद्दीन खिलजी असेंड हुए हैं थ्रोन के ऊपर। 1290
कॉमन एरा का मोटे मोटे तौर पे टाइम पीरियड चल रहा है। हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस इसका मैंने आपको बताया। ये जो चीज़ है ये आपके आंसर में कहीं पे भी आपको कोई पूछे तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये यहाँ पे मार्क करता है ट्रांसफर ऑफ पावर फ्रॉम द टर्किश स्लेव अरिस्टोक्रेसी टू द टर्को अफगान रूलिंग क्लास। ये यहाँ पे इसका फीचर है, ऐसा भी आप कह सकते हो। चैलेंजेस में जलालुद्दीन खिलजी को अंदर के भी चैलेंजेस थे, बाहर के भी चैलेंजेस थे। अंदर के चैलेंजेस, अब आप थोड़ा सोचो, कॉमन सेंस लगाओ। यहाँ पे यूनिवर्सली इनको तो किसी ने एक्सेप्ट किया नहीं था। और इसके पहले मैंने आपको बताया, हमने मामलुक डायनेस्टी में बलबन के बारे में पढ़ा था प्रीवियस लेक्चर में। अब बलबन नहीं रहे तो ज़रूरी तो नहीं ना कि बलबन के साथ सारी चीज़ें खत्म हो जाएगी, इनके रिलेटिव्स रहेंगे। इनको थोड़ी ना पसंद आएगा कि जलालुद्दीन खिलजी यहाँ पे आ गए और थ्रोन पे बैठ गए हैं, तो ऑफकोर्स यहाँ से इनको बहुत ज़्यादा रिवोल्ट फेस करना पड़ा। इसके साथ यहाँ पे टर्किश नोबल तो थे ही, टर्किश नोबल जो भी आपको बोलना है, इनको भी ये चीज़ पसंद नहीं आ रही थी। प्लस यहाँ पे सपोर्टर्स थे मामलुक डायनेस्टी के, वो भी यहाँ अपोजिशन कर रहे थे इनको। और इसके साथ साथ मंगोल इन्वेजन भी आपको इनका दिखेगा। अब मिलिट्री कैंपेन्स की अगर हम बात करें तो इन्होंने यहाँ पे एक्सपीडिशन किया था अगेंस्ट रणथंभौर, लेकिन ये फेल हो गए, ये फोर्ट को कैप्चर नहीं कर पाए। वैसे ये डिफिकल्ट भी है रणथंभौर का फोर्ट। इसके बाद इन्होंने मंगोल फोर्स को डिफीट किया सिंध रिवर के पास सक्सेसफुली। डिफीट के बाद ये जो मंगोल फोर्स थी, इन्होंने इस्लाम को एक्सेप्ट कर लिया और वहाँ पे ही सेटल हो गए दिल्ली के पास। तो ये यहाँ पे क्या हुआ था, इसके बारे में और एक्स्ट्रा चीज़ें बताऊंगी अभी आगे चल के। इसके बाद इनकी डेथ हो जाती है। डेथ कैसी हुई थी, क्या हुई थी, स्टोरी है, मैं आपको वैसे आगे बताऊंगी। और इनके जो नेफ्यू है, सन इन लॉ भी आप इनको कह सकते हो, अलाउद्दीन खिलजी, ये बाद में इनके बाद आते हैं और इन्होंने ही इनको असैसिनेट किया था, ऐसे बोला जाता है। 1296 कॉमन एरा की बात है। ऑलराइट, अब यहाँ पे अलाउद्दीन खिलजी का कैसा राइज होता है ये देखिए। सुल्तान बनने से पहले अलाउद्दीन तो गवर्नर थे, जलालुद्दीन के अंडर ये काम कर रहे थे एज अ गवर्नर। 1296 की बात है जब इन्होंने यहाँ पे देवगिरी के ऊपर रेड की थी और बहुत सारे पैसे अपने साथ लाए, और उसी पैसे के साथ रह के इन्होंने यहाँ पे जलालुद्दीन के अगेंस्ट रिवोल्ट किया और उसके बाद इनको मार डाला, मर्डर कर दिया, और फिर दिल्ली अपने अंदर लाके खुद सुल्तान बन गए। तो ये है राइज अलाउद्दीन खिलजी का। अब अलाउद्दीन खिलजी के टाइम पीरियड को याद करेंगे, 1296 से लेके 1316 का इनका टाइम पीरियड है। और जब मैं दिल्ली सल्तनत की बात करती हूँ तब अलाउद्दीन खिलजी सबसे ज़्यादा पावरफुल सुल्तान में आप मान सकते हैं, ठीक है। अब इनका ऑब्जेक्टिव की अगर हम बात करें तो इनको यहाँ पे स्ट्रॉन्ग सेंट्रलाइज एम्पायर यहाँ पे बिल्ड करना था, ठीक है। जो नोबेल्स थे, आपको पता है जलालुद्दीन खिलजी तो है ही, इनको तो किया ही था नोबेल्स ने अपोज, पर इसके साथ जो अलाउद्दीन खिलजी है इनको भी यहाँ पे अपोजिशन फेस करना पड़ा था। और अलाउद्दीन खिलजी को ये सारी चीज़ें पसंद नहीं आती थी, ये चाहते थे कि ये नोबेल रिबेलियंस को कैसे करके क्रश कर दे। इसके साथ इन्होंने मंगोल्स के साथ यहाँ पे लड़ाई की, डिफेंड किया हमारे इंडिया को। और यहाँ पे जो राजपूताना और डेक्कन है तो यहाँ एक्सपांड नहीं होने दिया। इसके साथ साथ यहाँ पे जो पैसे इनको मिल रहे थे उससे उन्होंने स्टैंडिंग आर्मी खड़ी की और अपने आप को इन्होंने एक टाइटल दिया था। अब आपको सिंपली क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ये टाइटल किसने दिया था, कौन से यहाँ पे रूलर थे, सुल्तान थे, जिसने यहाँ पे अपने आप को सिकंदर ए शाही कहा था। सिकंदर ए शाही का मतलब होता है सेकंड अलेक्जेंडर। अलेक्जेंडर को हम यहाँ पे इंडिया में सिकंदर कहते हैं, राइट। तो अपने आप को ये इस तरह से कह रहे हैं और टाइटल दे रहे हैं। अब हम यहाँ पे जब भी हम अलाउद्दीन खिलजी की बात करेंगे तो हमें पता होना चाहिए कि इनके एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स कैसे रहे हैं। देखो, सबसे इंपॉर्टेंट बात अलाउद्दीन खिलजी की यह है कि इन्होंने 4 मेजर ऑर्डिनेंसेस लाए थे, ठीक है। ये क्यों लाए थे ऑर्डिनेंसेस, क्योंकि इनको जो भी इनकी एरिया में रिबेलियन हो रहा था उसे सप्रेस करना था। ये नहीं चाहते थे कि इनके विरोध में कोई भी खड़ा हो, ठीक है। तो 4 मेन यहाँ पे ऑर्डिनेंसेस कौन से लाए ये देखिए, टिप पे होने चाहिए। सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, नोबेल्स की वेल्थ को छीन लेंगे, कन्फिस्टिकेट कर लेंगे। अब ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है, याद रखना, क्योंकि इवेंचुअली ये बातें बदलेगी। तो अभी जो स्टेट है वो समझ में आनी चाहिए। तो देखिए, नोबेल्स क्यों यहाँ पे पावरफुल है, क्योंकि इनके पास अपनी खुद की वेल्थ है। वेल्थ ही आप कन्फिस्टिकेट कर लो, इनको जो ग्रांट्स दिए जा रहे हैं, प्राइवेट वेल्थ है इनकी, इनको ही कम कर लो। अगर इकोनॉमिक पावर कम हो जाएगी तो ऑफकोर्स यहाँ पे जो
नोबेल्स रिबेलियन करने की कोशिश कर रहे हैं, ये भी तो कम हो जाएगा, इनका इन्फ्लुएंस भी कम हो जाएगा। तो ये आ गया इनका पहला ऑर्डिनेंस। सेकंड ऑर्डिनेंस जो ऑर्डिनेंस था वो था एफिशिएंट स्पाई सिस्टम को बनाने का। एक्सटेंसिव इनका इंटेलिजेंस नेटवर्क था। ऑफिशियल्स क्या करते थे, ध्यान रखते थे कि ऐसा कोई नोबल है क्या फालतू की चीज़ें कर रहा है, जो सुल्तान है इनके पीछे अगर कोई कंस्पिरेसी थ्योरी रचा रहा है, इनको कुछ करना चाहता है, मार्केट इरेगुलरिटीज़ है क्या, प्रोविंशियल डेवलपमेंट्स कुछ हो रही है क्या, अगर पता चले तो सुल्तान को जल्दी से बता देते थे ये लोग। इसके बाद यहाँ पे कोई भी सोशल गैदरिंग यहाँ पे होने नहीं देते थे। इसके लिए एक सेपरेट ऑर्डिनेंस लाया गया था। अगर आपको यहाँ पे इकट्ठा होना है तो सबसे पहले आपको रॉयल परमिशन लेनी पड़ेगी। अगर रॉयल परमिशन आपको नहीं मिलती है तो आप एक साथ यहाँ पे नोबेल्स साथ में नहीं आ सकते और अपने आप को ऑर्गेनाइज नहीं कर सकते, ठीक है। ना ही आप फीस्ट ऑर्गेनाइज कर सकते हो, या फिर अगर आपको कोई फेस्टिवल ऑर्गेनाइज करना है, कोई पॉलिटिकल मीटिंग भी अगर आपको ऑर्गेनाइज करनी है, तो ये सारी चीज़ें करने से पहले आपको रॉयल परमिशन लेनी पड़ेगी। ये सारी चीज़ें क्यों करनी पड़ी, आपको समझ में आ गया होगा कि कंस्पिरेसी राजा के मतलब सुल्तान के अगेंस्ट को कोई नहीं कर पाए इसलिए। इसके बाद यहाँ पे प्रोविजन ऑफ इंटॉक्सिकेंट्स के ऊपर भी ऑर्डिनेंस लाया गया था। आप सेल नहीं करेंगे वाइन्स की या फिर जो लिकर होता है इसे भी प्रोहिबिट कर दिया गया, क्योंकि देखो पब्लिक ड्रिंकिंग अगर डिस्करेज होगी तो यहाँ पे डिसऑर्डर भी डिस्करेज होगा और रिबेलियन भी डिस्करेज होगा। तो इस तरह से यहाँ पे 4 ऑर्डिनेंसेस इनके द्वारा अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा लाए गए। अब मिलिट्री रिफॉर्म की अगर हम बात करें तो इन्होंने स्ट्रॉन्गेस्ट आर्मीज बनाई हैं। और जब मैं मिडाइवल इंडिया की बात करती हूँ तो मिडाइवल इंडिया में इनकी सबसे अच्छी स्ट्रॉन्गेस्ट आर्मीज है, ऐसा आप कह सकते हो। सबसे पहले तो बात आती है स्टैंडिंग आर्मी की, जिसमें यहाँ पे लार्ज परमानेंट स्टैंडिंग आर्मी को मेंटेन किया गया, ठीक है। जो पहले के रूलर्स थे वो उनका तो उतना नहीं था, लेकिन यहाँ पे इतने स्ट्रांग भी नहीं थी। और इनकी बात मतलब अलग बात ये है कि अर्लियर रूलर्स ने कैश वगैरह में सोल्जर्स को पेड नहीं किया था, लेकिन अलाउद्दीन खिलजी की बात अलग ये है कि ये सोल्जर्स को जो पेमेंट कर रहे थे वो कैश में कर रहे थे। इसके साथ यहाँ पे दाग सिस्टम है। इसका मतलब क्या होता है, देखिए यहाँ पे जो हॉर्सेस है, दाग आपको पता होगा ना हिंदी का दाग, तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं, ये हॉर्सेस की ब्रांडिंग कर रहे हैं। यानी कि अगर कोई घोड़ा है तो उस घोड़े के ऊपर मे बी किसी तरह से कोई लोगो वगैरह प्रिंट करना, ठीक है, कोई इनकी टेक्निक रही होगी। तो अगर वो करते हैं तो मतलब समझ में आएगा कि अच्छा घोड़ा हमारा ही है क्या, या फिर कोई इन्फीरियर घोड़े से रिप्लेस तो नहीं कर दिया। तो ये यहाँ पे पता करने के लिए ब्रांडिंग की जाती थी, जिसे डार्क सिस्टम कहा जाता था। बस वन वर्ड एसोसिएशन से पता होना चाहिए, क्योंकि अगर यहाँ पे स्टेटमेंट में पूछ ले आपको एमसीक्यू के फॉर्मेट में तो आप यू शुड बी कंफर्टेबल इनफ टू सॉल्व दैट क्वेश्चन। इसके बाद यहाँ पे हुलिया सिस्टम आता है। हुलिया सिस्टम मतलब हुलिया आपको समझ में आ गया होगा हिंदी में का वर्ड थोड़ा बहुत आपको। तो इसमें क्या हो रहा है, आप डिटेल्ड डिस्क्रिप्टिव रोल मेंटेन करेंगे, उसमें हर एक सोल्जर की इंफॉर्मेशन रिकॉर्ड लिखी जाएगी, जिससे कि कोई फेक रिक्रूटमेंट ना हो और करप्शन भी प्रिवेंट हो सके। समझ में आया कितनी अच्छी बात, मतलब अलग अलग रिफॉर्म कर रहे हैं अलाउद्दीन खिलजी। इसके बाद रेवेन्यू रिफॉर्म्स भी इन्होंने किए हैं। अलाउद्दीन खिलजी एक पहले ऐसे दिल्ली सल्तनत में है कि जिन्होंने सिस्टमेटिकली मेजर किया है लैंड को, कि आपको अगर रेवेन्यू करना है तो सबसे पहले हम लैंड मेजरमेंट करेंगे सिस्टमेटिक वे में, उसके बाद यहाँ पे असेसमेंट होगी रेवेन्यू की। समझ में आया। तो अलाउद्दीन खिलजी का यहाँ पे भी नाम आता है। यहाँ पे डायरेक्ट कलेक्शन होता था पेजेंट से। इसके साथ साथ अगर रेवेन्यू है ये इंक्रीजिंगली इस वजह से कलेक्ट होता रहा, पर ये सारी चीज़ें यहाँ पे कैश में होती रही और ये इवेंचुअली इंक्रीज भी हुई है कैश में ही। इसके बाद और 2 कीवर्ड्स आते हैं यहाँ पे। जो सबसे पहला कीवर्ड है वो है कुट्स और दूसरा जो है वो है मकादम्स। अब इसका मतलब क्या है, बस वन वर्ड एसोसिएशन से हम याद रखेंगे। ये एक तरह के विलेज चीफ्स है जो सबसे पहले, जो अर्ली की बात कर रही हूँ, तो ये कोई टैक्स वगैरह देते नहीं थे, इनको बहुत सारा कंसेशन मिलता था टैक्स देने में। लेकिन अब ये चीज़ बदल गई। ये जो विलेज चीफ्स है अभी, ये अब क्या कर रहे हैं, पेमेंट कर रहे हैं, टैक्सेस को पे कर रहे हैं। जैसे कि पहले क्या होता था, ऑर्डिनरी पीजेंट्स ही थे जो यहाँ पे
पूरा टैक्स वगैरह देते थे और विलेज चीफ्स को कोई उसकी टेंशन नहीं थी। लेकिन ये बात बदली जब अलाउद्दीन खिलजी आए और विलेज चीफ्स भी यहाँ पे अब टैक्स देने लगे, और इसी चीज़ को हम यहाँ पे खुर्स या फिर मकादम्स कहते हैं, और ये वन वर्ड एसोसिएशन से हमको याद रखना है। अब आप मुझे बताइए, अगर आप ये चीज़ करोगे तो इसका मतलब क्या हुआ, जो भी फ्यूडल एलिट्स है इनकी पावर कम होगी ना। पहले क्या होता था, फ्यूडल लॉर्ड्स या फिर जो नोबल्स थे या फिर एलिट्स थे, इनको अलग से ही पैसे मतलब मिलते थे, इसके साथ ही टैक्स वगैरह भी नहीं देते थे। अगर आप इकोनॉमिकली स्ट्रांग हो गए तो मतलब सेंटर यहाँ पे इवेंचुअली वीक हो जाएगा और बहुत सारे फ्यूडल एलिट्स यहाँ पे बनेंगे और इंडिपेंडेंटली ये कार्व आउट करेंगे अपने लिए रीजन, राइट। यही हमने पास्ट में भी देखा है। तो ये चीज़ करके अलाउद्दीन खिलजी ने जो फ्यूडल एलिट्स का इन्फ्लुएंस है इसे बढ़ने से रोका है और इनको वीक बनाया है। देखा कितनी स्मार्ट इनकी यहाँ पे स्ट्रैटेजी चल रही है अलाउद्दीन खिलजी की। इसके बाद यहाँ पे इनके कुछ नॉर्दर्न कैंपेन्स है और एक्सपांशंस है। मैंने आपको बताया यहाँ पे एक्सपांशंस हुए हैं। तो अलाउद्दीन के नीचे यहाँ पे दिल्ली सल्तनत ने बहुत ज़्यादा एक्सपांड किया है, फार्दर देन एवर बिफोर। इसमें गुजरात और मालवा का भी रीजन आता है। गुजरात और मालवा की खासियत यह है कि इनकी स्ट्रैटेजिकली इंपॉर्टेंट पोजीशन थी, क्योंकि पहले तो इनकी लैंड बहुत फर्टाइल है, लोग भी बहुत ज़्यादा है, पॉपुलेटेड है। इसके साथ साथ आप यहाँ पे वेस्टर्न पोर्ट्स को कंट्रोल कर सकते हो, अरेबियन हॉर्सेस की सप्लाईज को अच्छे से ले सकते हो, और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि आप नॉर्थ इंडिया को डेक्कन से कनेक्ट करने का काम कर रहे हो इन दोनों रीजन से। तो मतलब कि ये दोनों चीज़ें तो इनके अंडर आनी चाहिए कि नहीं, ठीक है। तो इसमें अब यहाँ पे आता है गुजरात कैंपेन, जो कि 1299 में किया गया। अब यहाँ पे है उलगुल खान और नुसरत खान। रिजल्ट ये निकला, ये दोनों हैं, इन दोनों ने ही यहाँ पे गुजरात कैंपेन को लीड किया था। रायकरण यहाँ यहाँ पे थे जो डिफीट हुए इनके द्वारा, और जो अहिलवारा सोमनाथ वगैरह है ये रीजन्स यहाँ पे कैप्चर किए गए। यहाँ पे सोमनाथ को तो बहुत तरह से लूटा गया, कैम्बे को भी लूटा गया, और यहाँ पे मलिक कफूर को कैप्चर किया गया। अब मलिक कफूर जो है ये यहाँ पे बाद में इम्पोर्टेंट बनेंगे, ठीक है। इनका जो नाम है ये रखा गया था 1000 दिनारी, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि 1000 दिनार दे के इनको खरीदा गया था। ऐसा भी कहा जाता है कि अलाउद्दीन खिलजी का कुछ इन्फेचुएशन रहा होगा मलिक कफूर के साथ। ऐसे थोड़े से हिस्टोरिकल एविडेंसेस भी है कि ही हैड अ रोमांटिक इंटरेस्ट इन हिम, ठीक है, इन्फेचुएशन आप कह सकते हो। तो ये यहाँ पे मलिक कफूर का है, और मलिक कफूर यहाँ पे मतलब आगे बढ़ने वाले हैं, यानी कि प्रमोशन के साथ थोड़े थोड़े। तो ये आप देखेंगे, ये हम वैसे इसके बारे में मैं आपको बाद में भी बताऊंगी। इसके बाद यहाँ पे रणथंबोर के कैंपेन होता है, 1301 का यहाँ पे टाइम पीरियड है। रूलर है यहाँ पे हमीर देव चौहान। अब यहाँ पे कारण क्या था, देखिए, हम यहाँ पे कारण ये था रणथंबोर कैंपेन करने का कि हमीर देव चौहान जो यहाँ के रूलर थे, इन्होंने शेड्यूल दे दिया मंगोल्स को। अब मंगोल्स यहाँ पे आपको पता है इनकी तो बनती नहीं है, तो ऑफकोर्स अलाउद्दीन खिलजी को ये बात पसंद नहीं आएगी कि अरे ऐसे कैसे आपने मंगोल्स को यहाँ पे शरण दे दी, है ना। तो यहाँ रिजल्ट ये निकला कि अलाउद्दीन खिलजी ने खुद से ही यहाँ पे सेज को लीड किया और इसके साथ रणथंबोर को कैप्चर किया गया। बहुत ज़्यादा रणथंबोर ने भी रेजिस्टेंस दिया, दोनों भी राजपूत के साथ साथ मंगोल्स ने भी फाइट की, बट फिर फाइनली यहाँ पे अलाउद्दीन खिलजी की जीत हो जाती है। और यहाँ पे ये भी कहा जाता है कि वीमेन ने जो वीमेन थी वहाँ की, तो उन्होंने जौहर भी किया था, जहाँ पे आपने जौहर के बारे में आपने सुना होगा। तो ये चीज़ें यहाँ पे हुई थी। इसके बाद यहाँ पे चित्तौड़ का कैंपेन आता है, 1303 का टाइम पीरियड है ये। रूलर यहाँ पे कौन से है चित्तौड़ के, तो ये है राणा रतन सिंह। वैसे ये स्टोरी तो हमने मूवी में भी देखी है, पद्मावत मूवी यहाँ पे आई थी, पद्मावती भी आप कह सकते हो, जो भी है। तो यहाँ पे वो तो वैसे स्टोरी है, वो एक तरह से आप ऐसा मत समझिए कि ये एक तरह का हिस्टोरिकल रिकॉर्ड रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। हम यहाँ पे हिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से बस ये याद रखेंगे कि यहाँ पे चित्तौड़ का कैंपेन हुआ था 1303 में, और राणा रतन सिंह यहाँ पे रूलर थे, और यहाँ अलाउद्दीन खिलजी ने कैप्चर करने की इसे कोशिश की। फोर्ट ने भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस दिखाया, बहुत मंथ तक यहाँ पे ये रेजिस्टेंस रहा, लेकिन फाइनली अलाउद्दीन खिलजी इसे यहाँ पे कैप्चर कर लेते हैं। और प्योर यहाँ पे स्ट्रैटेजिक जो भी पर्सनल इनके रीजंस थे वो रहे थे। हाउएवर यहाँ पे जो रानी पद्मिनी का जो स्टोरी बनाई जाती है ये पद्मावत से आती है। ये लिखी किसने है, बस ये नाम याद रख लीजिए, मलिक मोहम्मद जयासी, इन्होंने 16th सेंचुरी में इसे लिखा था। और मॉडर्न
हिस्टोरियन इसे बस लिटरली ट्रेडिशन की जैसे मानते हैं, कोई हिस्टोरिकल अकाउंट के जैसे नहीं मानते हैं। इसके बाद यहाँ पे मालवा, सिवाना और जल्लोर का बारे में पढ़ लेते हैं। मालवा कैंपेन हुई थी 1305 में, इनके अंडर परमार्स को डिफीट किया गया और मालवा को एनेक्स कर दिया गया। इसके बाद सिवाना और जल्लोर का कैंपेन यहाँ पे 1311 में होता है। रिमेनिंग राजपूत रेजिस्टेंस यहाँ पे रहता है, लेकिन फिर यहाँ पे इसे भी सबड्यू किया जाता है। इसके साथ फिर अब हम यहाँ पे क्या निकालेंगे रिजल्ट नॉर्दर्न कैंपेन का। 1311 आते आते दिल्ली सल्तनत यहाँ पे गुजरात को भी कंट्रोल कर रही है, मालवा को भी कंट्रोल कर रही है और राजस्थान के बहुत सारे पार्ट को कंट्रोल कर रही है। और बाकी के जो राजपूत रूलर्स हैं इन्होंने यहाँ पे सल्तनत सुप्रीमेसी को एक्सेप्ट कर दिया है। तो ये यहाँ पे कंडीशन चल रही है बाय 1311 अंडर अलाउद्दीन खिलजी। आई होप ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी, राइट। ये जो रिविजन की चीज़ें हैं वो यहाँ पे मैंने दे दी है। और मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्वेश्चन के ऊपर आप थोड़ा सा प्लीज़ ब्रेनस्टॉर्म कीजिए कि वाई इज़ अलाउद्दीन खिलजी रिगार्डेड एज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट रूलर्स ऑफ द दिल्ली सल्तनत। ऑलराइट, तो यहाँ पे हमने मामलुक से डायनेस्टी कंप्लीट कर ली और खिलजी डायनेस्टी भी कंप्लीट कर ली है। अब यहाँ पे हम स्टार्ट करने वाले हैं अलाउद्दीन खिलजी के कुछ बाकी के कैंपेन्स, जिसमें आता है डेक्कन कैंपेन, मंगोल इन्वेजन के बारे में और थोड़ी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन, मार्केट रिफॉर्म्स यहाँ पे कैसे हुए थे और यहाँ पे खिलजी डायनेस्टी का फाइनली एंड कैसे होता है। 1306 से लेके 1320 का कॉमन एरे के बारे में अब हम यहाँ पे पढ़ेंगे। अब सबसे पहले ध्यान दीजिए आप डेक्कन और साउथ इंडियन कैंपेन्स के ऊपर। क्वेश्चन ये आता है कि साउथ इंडिया यहाँ पे वल्नरेबल था ही क्यों, ये आपको पता होना चाहिए, क्योंकि अगर कोई रीजन यहाँ पे पर्टिकुलरली वल्नरेबल होता है तभी तो यहाँ पे कोई एक्सटर्नल पावर उस चीज़ का फ़ायदा उठा के अपने आप को यहाँ पे एस्टैब्लिश करना चाहती है या फिर इस एरिया को कैप्चर करना चाहती है। सेम चीज़ यहाँ पे भी हुई है साउथ इंडिया में। देखिए क्या हुआ, अलाउद्दीन खिलजी का रेन यहाँ पे चल ही रहा था, लेकिन इसके साथ साथ पैरेलली मेजर डेक्कन पावर्स यहाँ पे एंगेज हो गई थी। कांस्टेंट वॉरफेयर ये अपने अंदर ही लड़ रहे थे, समझ में आया। यानी कि साउथ इंडिया में यादवास काकतियास के साथ लड़ेंगे, काकतियास इनके यादवास के साथ लड़ेंगे, फिर होयसलास भी झगड़ा करेंगे यहाँ पे पांड्यास के साथ, फिर पांड्यास यहाँ पे आएंगे। तो इनका बहुत ही सारे खिचड़ी झगड़ा बिल्कुल चल रहा था। अब ये इंटरनली ही इतना झगड़ा कर रहे हैं तो मतलब एक्सटर्नली क्या ही एक यूनिटी के साथ यहाँ पे बाहर आएंगे। तो यहाँ पे ये एक रीज़न था, ट्रिगरिंग पॉइंट था, जिससे यहाँ पे अलाउद्दीन खिलजी ने फ़ायदा उठाया है। रीजनल राइवलरीज ने यहाँ पे कलेक्टिव रेजिस्टेंस नहीं दिखाया, इस वजह से दिल्ली सल्तनत को एक बहुत अच्छा मौका मिल गया इंटरवीन करने का सक्सेसफुली। तो इसीलिए इस मौके का फ़ायदा उठाते हुए कैंपेन होती है अगेंस्ट देवगिरी। कब होती है? 1306 से लेके 1307 इस टाइम पीरियड में क्या हुआ, यहाँ पे रामचंद्र जो थे ये यादवा रूलर है और रायकरण है ये फॉर्मल गुजरात के रूलर है। यहाँ पे इन्होंने रेफ्यूज ली थी। और कमांडर कौन है? मलिक कफूर। मलिक कफूर के बारे में मैंने ऊपर बताया था अलाउद्दीन खिलजी के रिलेटेड। तो यहाँ पे क्या हुआ, रिजल्ट ये निकला, क्योंकि कमांडर तो ये थे, तो देवगिरी ने यहाँ पे फाइनली दिल्ली की जो सुजनिटी थी इसे एक्सेप्ट कर दिया। रामचंद्र यहाँ पे वसाल बन गए इनके, और इन्होंने ये कहा कि ठीक है हम आपको यहाँ पे ट्रिब्यूट देंगे, तो इनके ऊपर यहाँ पे ट्रिब्यूट इम्पोज कर दिया गया। अकॉर्डिंग टू कुछ सोर्सेस है यहाँ पे रामचंद्र ने इनकी जो डॉटर थी भी मैरिज में दिया था अलाउद्दीन खिलजी को। इसके बाद यहाँ पे मलिक कफूर है। मलिक कफूर का जो सदर्न कैंपेन है वो देख लेते हैं। 1309 से लेके 1311 टाइम पीरियड का यहाँ पे है। अब ये जो सारी चीज़ें हैं मलिक कफूर के बारे में, जो सदर्न कैंपेन के बारे में हमें पता चलता है वो अमीर खुसरो से पता चलता है। ऐसा क्वेश्चन सिंपली आपको पूछा जा सकता है कि अमीर खुसरो किसके कंटेम्प्रेरी रहे थे, बस ऐसा भी क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा, तो आपको पता होना चाहिए। तो अब हम यहाँ पे जल्दी से कैंपेन्स देख लेते हैं, ओवरव्यू देख लेते हैं। इसमें 1309 में आपको किंगडम दिखेगा देवगिरी का, इसके अगेंस्ट कैंपेन हुआ था, और जो उस टाइम पे रूलिंग डायनेस्टी थी वो थी यादवास की, और यहाँ पे ट्रिब्यूट को रीअफर्म किया गया। इसके बाद यहाँ पे 1310 में वारंगल का रीजन है, किंगडम है, इसमें काकातियाज रूलिंग कर रहे हैं, ये यहाँ पे फाइनली ट्रिब्यूट को एक्सेप्ट कर लेते हैं। 1310 में यहाँ पे द्वार समुद्र आता है, द्वार समुद्र एंशिएंट नाम है यहाँ पे, वैसे यहाँ पे होयसला राज कर रहे हैं, ट्रिब्यूट यहाँ पे भी एक्सेप्ट किया जाता है। फाइनली 1311 में मदुरई या फिर माबर भी आप इसे कह सकते हैं, माबर का फिर से यहाँ पे उल्लेख होगा, यहाँ पे मैं मेंशन करूंगी आगे चल के। तो यहाँ पे जो रूलिंग डायनेस्टी वो है पांड्यास, और यहाँ पे टेम्पल की वेल्थ को बहुत ज़्यादा लूटा गया था। इसके बाद की कुछ और की कैंपेन्स है, जैसे कि सबसे पहला जो कैंपेन है वो है वारंगल कैंपेन। 1310 का इनका ये कैंपेन है, रूलर है प्रताप रुद्र सेकंड। तो रिजल्ट क्या निकला, इन्होंने भी यहाँ पे सबमिट कर दिया। इसके
इसके अंडर यहाँ पे ट्रिब्यूट भी ऑब्टेन हुआ। कुछ सोर्सेस है, ठीक है, हमको कंफर्म नहीं पता, लेकिन ये कहते हैं कि जो कोहिनूर डायमंड है ये यहाँ से ही ऑब्टेन किया गया था जब ये कैंपेन चल रही थी, ठीक है। फिर द्वार समुद्र कैंपेन होती है, मैंने आपको बताया किंगडम यहाँ पे होयसला था। द्वार समुद्र ये जो हलेबीडु, अब हमें पता है, तो ये इसका एंशिएंट नाम है। सिंपली आपको यहाँ पे टेबल के फॉर्मेट में पूछा जा सकता है, तो कर्नाटका में, ये आपको याद रखना है। रिजल्ट क्या निकला, इन्होंने भी यहाँ पे दिल्ली की सुप्रीमेसी को एक्सेप्ट कर लिया, ट्रिब्यूट देने के लिए हाँ बोल दिया, और जो परमानेंट एनेक्सेशन है वो यहाँ पे लेकिन नहीं हुआ है। इसके बाद यहाँ पे मदुराई कैंपेन होती है 1311 में, जहाँ पे किंगडम है पांड्यास का। ऑब्जर्वेशन में ये देखा गया है कि जो पांड्या रूलर्स है इन्होंने बहुत सारे मुस्लिम मर्चेंट सेटलमेंट्स को ऑलरेडी यहाँ पे रखा हुआ था, ये ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहे थे, और पांड्या रूलर्स ने बहुत सारे मुस्लिम सोल्जर्स को भी रखा था। पर यहाँ पे ये भी देखा गया है कि बहुत सारे टेम्पल्स को लूटा गया, और ये जो सारी वेल्थ थी ये दिल्ली लेके चली गए, ठीक है। तो ये यहाँ पे बात दिखती है हमें। अब यहाँ पे जब हम सदर्न कैंपेन्स की सिग्निफिकेंस के बारे में पता करने की कोशिश करते हैं, हमें ये समझ में आता है कि नॉर्थ इंडिया में तो हमने अच्छे से सारी चीज़ों को एनेक्स कर लिया था, राइट। पर यहाँ पे जब हम सदर्न कैंपेन्स की बात करते हैं तब अलाउद्दीन ने किसी को यहाँ पे अनेक्स नहीं किया है, समझ में आया। इंस्टेड इन्होंने क्या कहा कि आप यहाँ पे मैं जो सुजरिनिटी है उसे एक्सेप्ट कीजिए, मुझे ट्रिब्यूट दीजिए, ठीक है, मैं अपना यहाँ पे पॉलिटिकल सुप्रीमेसी को एस्टैब्लिश करूँगा, और अगर मुझे कुछ एनॉर्मस वेल्थ चाहिए वो भी मैं ले जाऊंगा। इसके साथ साथ बहुत सारे टेम्पल्स को प्लंडर करके इन्होंने बहुत सारी वेल्थ को दिल्ली ये लेके भी गए, समझ में आया। और जो पैसे इनको यहाँ पे सदर्न कैंपेन में मिले थे ना, उसी पैसों का यूज़ करके इन्होंने अपनी स्टैंडिंग आर्मी को फाइनेंस किया, मिलिट्री कैंपेन्स किए, और एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स भी लाए, ठीक है। मलिक कफूर जो है ये सब्सिक्वेंटली मलिक नायब बनाए गए, यानी कि वाइस रीजेंट। तो मैंने आपको बताया था मलिक कफूर का अब यहाँ पे थोड़ा थोड़ा प्रमोशन होता रहेगा, तो ये होते रहता है। इसके बाद मैंने मंगोल इन्वेजन के बारे में आपको बताया था। अब मंगोल इन्वेजन डिटेल में देख लेते हैं कि अलाउद्दीन खिलजी के अंडर कैसे हुए थे। सबसे पहले मैंने आपको बताया है कि अलाउद्दीन खिलजी ने सक्सेसफुली इंडिया को डिफेंड किया है फ्रॉम दैट ऑफ द मंगोल अटैक्स, जिसमें सबसे पहले तो 1292 का आता है, जहाँ पे मंगोल फोर्सेस यहाँ पे अब्दुल्ला नाम के रूलर के साथ ये लेड करते हैं, लेकिन ये डिफीट हो जाते हैं, अब्दुल्ला डिफीट हो जाते हैं जलालुद्दीन खिलजी के द्वारा, और यहाँ पे अप्रॉक्सीमेटली 4000 ऐसे मंगोल्स होते हैं जो फाइनली इस्लाम को एक्सेप्ट कर लेते हैं और दिल्ली के रीजन में ही सेटल हो जाते हैं। इसके बाद यहाँ पे 1297 से लेकर 1298 का टाइम पीरियड आता है, जब हम देखते हैं कि जो फ्रंटियर फ्रंट्स है, फ्रंटियर फोर्स है, वो भी यहाँ पे अटैक को फेस कर रहे हैं, रिपीटेड अटैक्स हो रहे हैं, ठीक है। तो उसे भी यहाँ पे रिपेल तो करना पड़ेगा, तो ये भी सक्सेसफुली रिपेल किए जाते हैं। फिर 1299 में यहाँ पे कमांडर है ख्वाजा, ये क्या करते हैं, इनकी भी लार्ज आर्मी होती है, ये एडवांस करती है दिल्ली की तरफ, पर फिर भी अलाउद्दीन खिलजी यहाँ पे इनके साथ फाइट करते हैं और दिल्ली को बचा लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे जनरल है, इनका नाम है जफर खान, ये यहाँ पे मर जाते हैं, ऑलराइट। ये अच्छे एक तरह के जनरल थे, अनफॉर्चुनेटली इनकी डेथ हो जाती है यहाँ पे। 1303 में यहाँ पे अलाउद्दीन चित्तौड़ में जाते हैं। मंगोल्स जैसे ही यहाँ पे ये चित्तौड़ में थे, मंगोल्स यहाँ पे दिल्ली में अटैक कर देते हैं। फिर जैसे ही अलाउद्दीन को इसके बारे में पता चलता है, ये जल्दी जल्दी भागे भागे यहाँ पे दिल्ली में आते हैं, फिर से यहाँ पे इसे डिफेंड करते हैं। न्यूली जो सीरी फोर्ट इन्होंने बनाया था वहाँ से यहाँ पे इसे डिफेंड करते हैं। मंगोल्स फिर बाद में धीरे धीरे 2 महीने के बाद विड्रॉ कर देते हैं अपने आप को। इसके बाद 1306 की बात आती, टाइम पीरियड आता है, जिसमें यहाँ पे दवा खान की डेथ हो जाती है। अब दवा खान क्या है, दवा खान यहाँ पे रूलर है। कौन से रूलर है, ये है चगताई खानेत, ये मंगोल्स की एक ब्रांच की जैसे आप पकड़ सकते हो, तो इनके यहाँ पे रूलर थे। इनके यहाँ पे अनफॉर्चुनेटली डेथ हो जाती है। इसके साथ साथ इनके यहाँ पे बहुत सारे इंटरनल कन्फ्लिक्ट्स भी हो रहे थे। तो अब ये जो चटगाई मंगोल्स है, ये अपने आप में वीक बन गए हैं, इसीलिए यहाँ पे लार्ज स्केल इन्वेजन्स को रोका गया अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा, ठीक है।
अब इसके बाद मार्केट कंट्रोल के बारे में देखिए, ये यूनिक फीचर है, ये आप किसी और सुल्तान के अंडर नहीं देखोगे, ठीक है। वन ऑफ द मोस्ट रिमार्केबल इकोनॉमिक एक्सपेरिमेंट्स आप ये कह सकते हो पूरे मिडाइवल इंडिया के हिस्ट्री में। समझ में आया? पर इसका ऑब्जेक्टिव क्या था? ये वैसे टेबल फॉर्मेट, आप जो टेबल है अगर कहीं पे अपॉर्चुनिटी मिले तो ऐसे ही ऐसा टेबल आप यहाँ पे बना भी सकते हैं। इसके साथ आपको पहले तो ऑब्जेक्टिव समझना ज़रूरी है कि ये मार्केट कंट्रोल सिस्टम क्यों बनाया। सबसे पहले तो जो फूड है वो चीप मिले, चीप हॉर्सेस मिल सके, मिलिट्री इक्विपमेंट में भी ज़्यादा पैसा खर्चा ना हो, और लोअर कॉस्ट रहे स्टैंडिंग आर्मी को मेंटेन करने की। इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए यहाँ पे फाइनली 4 मार्केट्स बनाए गए दिल्ली में। सबसे पहला मार्केट तो ग्रेन मार्केट था, जिसमें व्हीट, राइस, पल्सेस वगैरह कमोडिटीज़ आपको मिल जाती थी। क्लॉथ मार्केट में आपको कपड़े भी मिलते थे, लेकिन शुगर, बटर, ऑयल, ड्राई फ्रूट्स वगैरह भी चीज़ें मिलती थी। इसके बाद यहाँ पे एनिमल मार्केट था, जिसमें हॉर्सेस के साथ साथ कैटल और स्लेव्स भी मिले जाते थे एज अ कमोडिटीज़। इसके बाद यहाँ पे मिसलिनियस मार्केट्स होते थे, जिसमें एवरीडे कमोडिटीज़ की जो सामान है वो आपको मिल जाते थे। और मैंने आपको बताया ऑब्जेक्टिव क्या था, चीप फूड, चीप हॉर्सेस, चीप मिलिट्री इक्विपमेंट्स एंड लोअर कॉस्ट ऑफ मेंटेनिंग लार्ज स्टैंडिंग आर्मी। और ये हुआ भी। कैसे हुआ देखो, एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंट्रोल के थ्रू इसे किया गया है। समझ में आया? शाहना ए मंडी ये एक था, ये क्या करता था, ये हर एक मार्केट को सुपरवाइज करने का काम करता था। ये पूरी कोशिश करते थे कि जितने भी मर्चेंट्स यहाँ पे काम कर रहे हैं वो रजिस्टर्ड मर्चेंट्स हो। इनकी जो प्राइस है ये पहले ही हम फिक्स कर दे, जिससे कि कोई मर्चेंट यहाँ पे एक्स्ट्रा प्रॉफिट लेके ना जाए या फिर एक्सप्लॉइट ना करे चीज़ों को, और बाकी की चीज़ों को यहाँ पे एक्सपेंसिव ना कर दे। तो यहाँ पे आप ऐसे समझ सकते हो, आज का जो MRP प्राइस होता है तो जो गवर्नमेंट लाती है प्रोडक्ट्स के ऊपर, तो इस तरह से आप थोड़ा सोच सकते हो कि यहाँ पे फिक्स प्राइजेस किए गए थे इनके द्वारा। इसके साथ यहाँ पे ब्लैक मार्केटिंग और होर्डिंग कोई ना करे, ठीक है। किसी सामान को पकड़ के रखना, फिर मार्केट में किसी को मिलता नहीं है, फिर ज़्यादा दाम में उस सामान को बेचना, तो ये सारी चीज़ें भी प्रिवेंट करने की पूरी कोशिश की गई। इनका सीक्रेट इंटेलिजेंस बहुत अच्छा था, लेकिन इन जो ऑफिशियल्स थे ना, ये जो काम करते थे सीक्रेट इंटेलिजेंस का, इनको यहाँ पे मुनियान्स कहा जाता था। ये सीक्रेटली क्या करते थे, मार्केट में रहते थे, और अगर यहाँ पे कोई गलत काम होते हुए दिख रहा है, जल्दी से चुपचाप से सुल्तान के पास जाते थे और जो भी चीज़ थे वो उसकी रिपोर्ट देते थे। इसके बाद पनिशमेंट भी बहुत खतरनाक होती थी, हार्श पनिशमेंट दी जाती थी ऐसे लोगों को जो कभी चीटिंग करते हुए पाए गए हो, ऐसा कोई व्यक्ति हो जिसने किसी अच्छे सामान की, इंपॉर्टेंट सामान की होर्डिंग करके रखी हो, या फिर जो प्राइसेस है, जो रेगुलेशन में प्राइसेस दिए गए हैं उसके ज़्यादा दाम के ऊपर अगर कोई सामान बेच रहा है, तो अगर ऐसा कोई भी व्यक्ति पकड़ा गया तो उसको बहुत हार्श पनिशमेंट यहाँ पे मिलती थी। इसके बाद फूड ग्रेन्स एंड रेवेन्यू पॉलिसीज़ की अगर बात करूँ तो यहाँ पे दोआब रीजन आता है। दोआब रीजन मतलब फर्टाइल लैंड होता है। यहाँ पे फर्टाइल एरिया किसी भी दो रिवर्स के बीच का जो होता है उसे हम दोआब कहते हैं। यहाँ पे जो दोआब रीजन की बात कर रही हूँ मैं, गंगा यमुना के दोआब रीजन की बात कर रही हूँ, ये यहाँ पे डायरेक्ट रेवेन्यू कलेक्शन के अंडर लाया गया, क्योंकि मैंने आपको बताया है अगर फर्टाइल एरिया है यानी कि फूड सप्लाई बहुत अच्छे से रहेगा, एग्रीकल्चर बहुत अच्छे से होगा ना, तो पीजेंट्स सोल्ड दीज प्रोडक्ट्स, ठीक है, या फिर सप्लाई आप कह सकते हो बंजारा कम्युनिटी को, और फिर बंजाराज ये यहाँ पे ट्रांसपोर्ट कर देते थे दिल्ली में। ओके, तो ये बंजाराज का यहाँ पे काम होता था। इसके बाद यहाँ पे स्टेट ग्रेनरीज है, गवर्नमेंट यहाँ पे इसमें अपनी जो ग्रेन है इसे स्टोर करके रखती थी, और अगर कोई फेमिन आ जाए या फिर फेमिन्स के साथ कोई अगर इमरजेंसी की कंडीशन आ जाए तो इसमें इसे यूज़ किया जाता था। इसके बाद यहाँ पे कैश रेवेन्यू भी है, रेवेन्यूज़ इंक्रीजिंगली बढ़ रहे थे। पर यहाँ पे मैंने आपको ऊपर भी बताया था कि ये जो रेवेन्यू है ये ज़्यादा से ज़्यादा कैश में लिए जा रहे थे, तो कैश में लेने का जो रेवेन्यू का सिस्टम है ये यहाँ पे बढ़ रहा था। इसके साथ साथ यहाँ पे कुछ एडवांटेजेस भी है, जैसे कि सोल्जर्स को आप कैश में पेमेंट कर दीजिए, इससे क्या होगा, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन स्ट्रांग होगा, और कैवलरी मैन, इसे सवार कहा जा रहा है, अप्रॉक्सीमेटली 238 टंकाज यहाँ पे एनुअली इनको दिया जाता था। इसके बाद इंपॉर्टेंस में ये याद रखना है कि ह्यूज स्टैंडिंग आर्मी को यहाँ पे मेंटेन किया गया है। ये पॉसिबल इसी चीज़ से हो सका है। आपने यहाँ पे प्राइजेस को स्टेबलाइज कर दिया, इसके साथ साथ आपको जैसे ही आपने प्राइजेस को स्टेबलाइज कर दिया, आपने यहाँ पे इन्फ्लेशन को कंट्रोल कर दिया, और यहाँ पे सुल्तान की अथॉरिटी स्ट्रांग बनाई है। ऑलराइट, अब यहाँ पे जब मैं बात करती हूँ आर्ट, आर्किटेक्चर और लिटरेचर की, इसे तो हम वैसे सेपरेटली देखेंगे ही, लेकिन यहाँ पे बस मैं अभी यहाँ पे आया है तो एग्जाम्पल्स बता देती हूँ, है ना। तो सबसे पहले तो सीरी फोर्ट आएगा। सीरी फोर्ट हमारे अलाउद्दीन खिलजी ने यहाँ पे बनाया है। क्यों?
क्योंकि इनको मंगोल से अपनी रक्षा करनी थी। तो डिफेंड करने के लिए यहाँ पे सीरी फोर्ट लाया गया था। ये थर्ड मिडाइवल सिटी है हमारी दिल्ली की। दिल्ली में बहुत सारी सिटीज़ है, मिडाइवल सिटीज़ आप इसे कह सकते हो। पूरी 7 मिडाइवल सिटीज़ है। ये कौन सी है ये मैं बताती हूँ आपको, ये इंपॉर्टेंट हो सकती है। हो सकता है आपको सिंपली पूछ ले कि ये मिडाइवल सिटी थी दिल्ली में, ये किसने बनाई थी, तो इसलिए आपको पता होना चाहिए। फिर यहाँ पे अलाई दरवाज़ा आता है जो कि 1311 में बनाया गया था। इसे यहाँ पे सदर्न गेटवे ऑफ कुतुब कॉम्प्लेक्स भी कहा जाता है। ये फाइनेस्ट एग्जाम्पल है इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर का। तो अगर आपको कहीं पे भी इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर का एग्जाम्पल देना है तो अलाई दरवाज़ा बिल्कुल यहाँ पे आना चाहिए। फिर अलाई मीनार भी है। इसे यहाँ पे इसे कोशिश की गई थी कि ये और ज़्यादा डबल हाइट में बनाए कुतुब मीनार से, लेकिन ये इनकम्प्लीट रही। इसके बाद हौज खास है। इसका ये क्या है, ये एक लार्ज रिजर्वायर है पानी का, दिल्ली में आपको ये मिल जाएगा। इसके बाद यहाँ पे अलाउद्दीन खिलजी ने बहुत सारे लिटरली पैट्रोनेजेस भी दिए हैं, जिसमें सबसे इम्पोर्टेंट है अमीर खुसरो। अमीर खुसरो को यहाँ पे पैरट ऑफ इंडिया या फिर तूती ए हिंद भी कहा जाता है। ऐसा माना जाता है कि अमीर खुसरो बहुत ही स्वीट तरह से बात करती थी, उनकी वॉइस बड़ी प्यारी थी, तो इसलिए यहाँ पे इनको शायद पैरट ऑफ इंडिया बोला जाता था, ऐसा कहा जाता है। आपको ऊपर बताया था मलिक कफूर के जो कैंपेन्स थे वो अमीर खुसरो ने ही बताए थे, डिस्क्राइब किए थे, याद है आपको। तो यहाँ ये इन्होंने काम किया है। और अमीर हसन का यहाँ पे नाम आपको याद रखना है। 7 सिटीज कौन सी है ये समझ लीजिए। 7 सिटीज ऑफ द मिडाइवल इंडिया, सॉरी मिडाइवल दिल्ली। तो सबसे पहले आता है लालकोट या फिर आप किला राई पिथौरा भी इसे कह सकते हो। तोमार्स और चौहान ने किया है, तो तोमार्स और चौहान का नाम एसोसिएटेड रहेगा, इससे याद रहेगा लालकोट या फिर किला राई पिथौरा। इसके बाद जो मेहरौली है ये अर्ली दिल्ली सल्तनत के टाइम पीरियड में बनाई गई है। सीरी तो आपको बताया मैंने, अलाउद्दीन खिलजी ने बनाई है। तुगलकाबाद यहाँ पे गियासुद्दीन तुगलक ने बनाया था। तुगलक है तो यहाँ पे गियासुद्दीन ने बनाया है, ये याद रखिएगा। जहांपनाह जो है, ये जो सिटी है ये मोहम्मद बिन तुगलक ने बनाई है, ठीक है। एमबीटी ने बनाई है, ये याद रखेंगे हम। फिरोज़ाबाद, यहाँ पे फिरोज़ाबाद तो याद रखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि फिरोज़ नाम है यहाँ पे, तो फिरोज़ शाह तुगलक ने बनाया है। और शाहजहांबाद को भी याद रखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि नाम में ही इस राजा का नाम लिखा हुआ है, शाहजहां का नाम लिखा हुआ है ना। तो बस कुछ ही नाम है जो आपको याद रखने हैं। ये है 7 सिटीज ऑफ द मिडाइवल दिल्ली। अब यहाँ पे खिलजी डायनेस्टी का किस तरह से एंड होता है वो समझिए। 1316 की बात है जब यहाँ पे अलाउद्दीन खिलजी की डेथ हो जाती है। फाइनली यहाँ पे मलिक कफूर जो शिहाबुद्दीन उमर नाम की यंग प्रिंस होते हैं, इन्हें थ्रोन पे बैठाते हैं और जो बाकी के इनके बेटे होते हैं इन्हें इम्प्रिजन कर देते हैं। लेकिन काफूर को अनफॉर्चुनेटली जल्दी ही असैसिनेट किया जाता है, इनको असैसिनेट मार डाला जाता है। फिर मुबारक शाह जो है, इनका टाइम पीरियड हम याद रखेंगे 1316 से लेकर 1320 का इनका टाइम पीरियड था। ऑलराइट, तो ये क्या है, मुबारक शाह यहाँ पे अलाउद्दीन खिलजी के बेटे हैं। इन्होंने यहाँ पे हार्श रेगुलेशंस को अबॉलिश कर दिया। मैंने आपको बताया पहले अलाउद्दीन खिलजी का जो टाइम पीरियड है उसमें कितनी सारी चीज़ें हो रही है। ऑफ कोर्स थिंग्स आर कॉम्प्लेक्स। मुबारक शाह चाहेंगे कि थोड़ी चीज़ें हम थोड़ी सी ईजी करें, तो यहाँ पे बिल्कुल हार्श जो रेगुलेशंस होते हैं इसे अबॉलिश किया जाता है, टैक्सेस को कम किया जाता है, मार्केट का जो कंट्रोल होता है उसे भी ख़त्म किया जाता है। इससे क्या होता है, अगर आप मार्केट का कंट्रोल ख़त्म कर दोगे यानी कि जो मर्चेंट्स हैं उनको बहुत ज़्यादा प्रॉफिट होगा। एक्चुअली बहुत ही ज़्यादा इनको प्रॉफिट हो रहा था मर्चेंट्स को। इसके बाद इन्फ्लेशन बढ़ेगा, राइट। अब यहाँ पे ये देवगिरी को एनेक्स करते हैं और जो ट्रिब्यूट है वो वारंगल से एक्सट्रैक्ट करते हैं। तो ये सारी चीज़ें मुबारक शाह के टाइम पीरियड में हुई है। अब यहाँ पे खुसरो खान के बारे में आपको पता होना चाहिए। 1312 की बात है, ठीक है। खुसरो खान एक्चुअली एक हिंदू थे, इनको कन्वर्ट किया गया इस्लाम में। बारदू कम्युनिटी से ये आते थे। बारदू कम्युनिटी यहाँ पे गुजरात में आपको मिल जाती है, ठीक है। ये असैसिनेट कर देते हैं मुबारक शाह को, पर यहाँ पे इनको बहुत सारा फेस करना पड़ता है टर्किश नोबेल्स से, ठीक है। फाइनली यहाँ पे डायनेस्टी का फॉल होता है। टर्किश नोबेल को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आती है कि खुसरो खान यहाँ पे असेंड हो चुके हैं, ये बिल्कुल बात इनको पसंद नहीं आती। तो फाइनली ये जो गजी मालिक है इनको यहाँ पे बुलाते हैं, बोलते हैं भाई यहाँ पे जो खुसरो खान है ये हमको बिल्कुल पसंद नहीं है। टर्किश नोबेल ऐसा बोलते हैं, आप कृपया करके ये जो खुसरो खान है इनको ओवरथ्रो कीजिए। फिर इसके लिए यहाँ पे जो गजी मलिक है आते हैं, बैटल करते हैं। बैटल का नाम है सरस्वती और लहरावत बैटल। इन दोनों बैटल के बाद खुसरो फाइनली
डिफीट हो जाते हैं और जो गजी मलिक है ये किंग बन जाते हैं। इसमें ये अपने आप को एक नया नाम देते हैं, ये अपने आप को बुलाते हैं गियासुद्दीन तुगलक। तो यहाँ पे गाजी मलिक या फिर गियासुद्दीन तुगलक दोनों भी एक ही व्यक्ति है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अब मैंने आपको ऊपर बताया था कि टर्किश नोबल को यहाँ पे खुसरो खान बिल्कुल पसंद नहीं आ रहे थे। एक डोमिनेटेड रीज़न, एक मेन इंपॉर्टेंट रीज़न ये है कि अब तक यहाँ पे ट्रेडिशनली जो रूलिंग है या फिर एलिटिज्म आप बोल सकते हो, ये यहाँ पे डोमिनेंट हो रहा था टर्किश मिलिट्री नोबल्स के द्वारा। अब अगर यहाँ पे खुसरो खान आते तो ऑफकोर्स यहाँ पे टर्किश नोबल को ये बात तो जचेगी नहीं, पसंद नहीं आएगी, तो इसलिए ये सारी चीज़ें यहाँ पे हुई है। आई होप ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई है। यहाँ पे मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से आप थोड़ा सा यहाँ पे थोड़ा सा ब्रेनस्टॉर्म करने की कोशिश करना। क्वेश्चन ये है, व्हाई आर अलाउद्दीन खिलजीज रिफॉर्म्स कंसिडर्ड रिवॉल्यूशनरी। ठीक है, ये बात पता होना ज़रूरी है। वैसे मैं आपको जल्दी से बता देती हूँ। देखो, अलाउद्दीन खिलजी के जो रिफॉर्म्स है ये रिवॉल्यूशनरी क्यों लगे। देखो, अर्लीस्ट स्टेट कंट्रोल मार्केट सिस्टम आपने अब तक कभी कहीं पे देखी है क्या? हमने मामलुक डायनेस्टी के बारे में पढ़ा, ठीक है, इसमें भी इतने सारे किंग पढ़े। ठीक है, फाइनली हम खिलजी डायनेस्टी में आते हैं, उसमें हमें ये कुछ तो भी यूनिक दिखता है। ठीक है, तो यहाँ पे इट इज़ वन ऑफ द अर्ली स्टेट कंट्रोल मार्केट सिस्टम, ये एक रीज़न हो सकता है। इसके बाद इन्होंने बहुत बड़ी स्टैंडिंग आर्मी को मेंटेन करके रखा था, ये दूसरा रीज़न हो सकता है। ये कैसे किया है इन्होंने? प्राइस स्टेबलाइजेशन के थ्रू, कैश पेमेंट्स के थ्रू, ये भी यहाँ पे मार्केट सिस्टम जो कंट्रोल कर रहे हैं इससे लिंक्ड है, तो ये थर्ड पॉइंट हो जाता है। सक्सेसफुली इन्होंने इंडिया को डिफेंड किया है अगेंस्ट रिपीटेड मंगोल इन्वेजन्स, ये भी अपने आप में बहुत बड़ी बात है, तो ये चौथा रीज़न हो जाता है। इसके बाद इन्होंने दिल्ली सल्तनत को एक्सपांड किया, सस्टेन ही नहीं किया, सस्टेन करना तो डिफिकल्ट होता है, लेकिन सस्टेन करने के साथ साथ आप एक्सपांड भी कर रहे हो टू इट्स ग्रेटेस्ट टेरिटोरियल एक्सटेंट बिफोर मोहम्मद बिन तुगलक। क्योंकि देखो, मोहम्मद बिन तुगलक आएंगे वो तो बहुत ज़्यादा यहाँ पे टेरिटोरियल एक्सपांशन हो जाएगा। ये देखो यहाँ पे दिख ही रहा है आपको वैसे इमेज में, तो पर उससे पहले का जो एक्स्ट्रा जो टेरिटोरियल एक्सटेंट कभी नहीं देखा गया था वो यहाँ पे हुआ, तो अपने आप में बहुत बड़ी बात है। इसके साथ साथ इन्होंने इफेक्टिव सेंट्रल कंट्रोल को भी मेंटेन करके रखा विद दैट ऑफ कंबाइनिंग मिलिट्री, रेवेन्यू, इंटेलिजेंस एंड मार्केट रिफॉर्म्स। और इन सारी चीज़ों की वजह से हम अलाउद्दीन खिलजी के रिफॉर्म्स को रिवॉल्यूशनरी कहते हैं। ये आपको रीज़न आपको समझ में आ गया है इस बार? ठीक है, अब यहाँ पे देखो, नेक्स्ट हमारा जो पार्ट है वो तुगलक डायनेस्टी का है। तुगलक डायनेस्टी पे हम यहाँ पे 1320 से लेके 1351 कॉमन एरा का टाइम पीरियड दिखेंगे। इसमें हम गियासुद्दीन तुगलक के बारे में पढ़ेंगे और मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में भी पढ़ेंगे। ऑलराइट, तो तब तक आप अच्छे से पढ़ाई करते रहिए विदाउट टेकिंग एनी काइंड ऑफ स्ट्रेस। अगर आपको कोई क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में भी बता सकते हो, आई विल ट्राई माई बेस्ट टू सॉल्व इट। तब तक अच्छे से पढ़ाई करते रहिए, एक्टिव रिकॉल करते रहिए और चीज़ों को बार बार रिवाइज कीजिए। इसमें जो भी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मुझे ऐड करनी होगी वो मैं ऐड करूँगी, पेपर से पहले आपको दे दूंगी, जिससे कि आप प्रीलिम स्पेसिफिक चीज़ों को फोकस कर सके और 10 जगह पे जाके चीज़ों को ना पढ़े। ठीक है, एक ही रिसोर्स को पढ़ना है, बार बार पढ़ना है, मॉक्स लगा के अपने आप को टेस्ट करना है। ठीक है, अगर आपको मेरा काम पसंद आता है तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल, आपके दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, जिससे मेरा भी मोटिवेशन बढ़े। थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।